हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब सेफ होंगे और अपने घरों पर होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैथ्स पार्ट 2 का एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स तक के हम लोग ने मैथ्स पार्ट 1 का एक चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा का एक चैप्टर हम लोग ने कंप्लीट किया है, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उस चैप्टर के लेक्चर्स को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग मैथ्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली लिंक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? लिंक है। किसके बीच की लिंक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच की लिंक है, ठीक है। अब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच की लिंक कैसे है? तो लिंक ऐसे है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग 2 काम कर सकते हैं। पहला काम ये कि हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को या फिर अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं आप, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप लोगों ने अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में देखा है, ठीक है। समझ में आ रही है बात? कैसे देखा है? तो हमें पता है कि लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। एक एलिमिनेशन मेथड होता है, ठीक है, ये हम लोग ने सीखा है लास्ट चैप्टर के अंदर। फिर उसके बाद क्रेमर्स रूल होता है जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और इन 2 के बाद हमने सीखा था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। क्या सीखा था? ग्राफिकल मेथड। इन 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इन 2 तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। और इससे क्या करते हैं? इससे भी तो वही करते हैं, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ये अलजेब्राइक तरीका है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, और ये ज्योमेट्रिक वे है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? ग्राफ्स का इस्तेमाल करते हैं। और ग्राफ्स का इस्तेमाल करके ग्राफिकली हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ओके, चलो, तो ये एक एग्जाम्पल है कि हम लोग कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स को ज्योमेट्रिकल फिगर्स में कन्वर्ट करने के लिए। समझ में आ गया? तो ये पहला काम है जिसके ज़रिए से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इस्तेमाल करते हैं। दूसरा काम ये है कि हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ज़रिए से कन्वर्ट कर सकते हैं अलजेब्राइक प्रॉब्लम्स में, ठीक है, या फिर ऐसे कहो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में। समझ में आ रही बात? इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच की लिंक कहा जाता है। आई होप कि आप सबको ये चीज़ क्लियर है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच की लिंक है, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ओके, अब देखो, इस चैप्टर के अंदर जो हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग जो सबसे पहली चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? ओके, अब ये जो चैप्टर है ये आप लोगों ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड के अंदर। उसके अंदर आप लोगों ने पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं, पॉइंट्स की पोजीशंस को कैसे प्लॉट किया जाता है, ये सारे बेसिक्स आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़े हैं, तो उतनी डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है कि नंबर लाइन पे लाई करने वाले किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को कैसे निकालते हैं, है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास ये नंबर लाइन है, ठीक है, बीच में 0 होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1, ये -2, ये -3। ओके, अब एक पॉइंट में आपको -1 दे देता हूँ, ठीक है, इसको C मान लेते हैं, और दूसरा पॉइंट में आपको 3 दे देता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि बताओ इन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे? C और D के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आप लोग बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते थे। अब इन दोनों में देखो -1 और 3 है ना। C के कोऑर्डिनेट C का पॉइंट क्या है? -1, और D का पॉइंट क्या है? 3 है, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है? 3 है। तो बड़ी वाली वैल्यू में से क्या करेंगे? छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी कि 3 में से -1 को माइनस करेंगे, 3 में से -1 को माइनस करेंगे, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब C और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 4 यूनिट्स का है। C और D के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है?
4 यूनिट्स का है। समझ में आ गया। तो ये तो था नंबर लाइन के लिए। अब हम लोग है ना 2D में जाने वाले हैं। 2D में जाने वाले इसका मतलब अभी हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, हमारे पास एक वर्टिकल लाइन भी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, और वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस, वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। जहाँ दोनों भी मीट होती है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ओरिजिन के राइट पे पॉजिटिव होता है एक्स, ओरिजिन के लेफ्ट पे नेगेटिव होता है एक्स, ओरिजिन के ऊपर वाई पॉजिटिव होता है, ओरिजिन के नीचे वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। ये सारे बेसिक्स भी आपको पता ही होंगे। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें 10th स्टैंडर्ड में हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज़ है, 5 केसेस हैं। ठीक है, जिसके ज़रिए से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशंस। ठीक है, तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो दोनों पॉइंट्स है उनकी पोजीशन एक्स एक्सिस पे है, यानी कि दोनों पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं इसका मतलब नंबर लाइन पे लाई कर रहे हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये पहली केस है। अब देखो नंबर लाइन पे 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक ए है और एक बी है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है अपने को। इनके बीच का क्या करना है अपने को, डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, वही बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। अब बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, 3 है, छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, -2 है। ठीक है, तो ए और बी का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बड़ी वैल्यू में से यानी कि 3 में से -2 को उड़ा दूंगा। तो 3 - -2 यानी कि 3 + 2, और 3 + 2 होता है 5, यानी कि ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 5 यूनिट्स का डिस्टेंस है। क्लियर हुआ। ठीक है, समझ में आ रही बात। उसी तरीके से सी और डी का डिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू में से, देखो 2 बड़ा है -2 छोटा है, 2 बड़ा है -2 छोटा है। जो राइट पे होता है वो बड़ा होता है, जो लेफ्ट पे होता है वो छोटा होता है। समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन जब भी आपको दिखेगी, राइट वाला पॉइंट हमेशा बड़ा होगा, लेफ्ट वाला पॉइंट हमेशा छोटा होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -5 है। अब बताओ दोनों में से कौन बड़ा है, तो 3 बड़ा है, -5 छोटा है 3 से। समझ में आ रही है बात। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो बड़ी वाली वैल्यू में से क्या करेंगे, छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। सी और डी का बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 2 - -2 यानी कि 2 + 2, 2 + 2 कितना होता है, 4 यूनिट्स होता है। समझ रहा है, समझ रहा है। तो जो भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे उनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू का सब्ट्रैक्शन, बड़ी में से छोटी को माइनस कर दो, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा उन 2 पॉइंट्स का जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको जनरलाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो बड़ी वाली वैल्यू 3 थी, छोटी -2 थी। ऐसे हो सकता है, कभी ऐसे हो सकता है कि बड़ी 2 हो गए और छोटी -2 हो गई। ठीक है, क्लियर हो रही है बात। तो वैल्यू तो बदलती रहेंगी, कुछ भी हो सकती है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि जो बड़ी वाली वैल्यू है एक्स एक्सिस पे लाई करने वाली, उसको x2 मान लेते हैं, और जो छोटी वाली वैल्यू है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है उसको x1 मान लेते हैं। समझ में आया। एक्स एक्सिस पे लाई करने वाली बड़ी वैल्यू को x2 मान लेते हैं, छोटी वैल्यू को x1 मान लेते हैं, यानी कि x2 x1 से बड़ा है। आप चाहो तो x1 को बड़ी मान सकते हो, x2 को छोटी मान सकते हो, चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, बस ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस निकालने के लिए बड़ी माइनस छोटी करना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को मैं कैसे निकालूंगा, बड़ी माइनस छोटी, यानी कि x2 - x1, x2 - x1। समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकलेगा x2 - x1 से। कैसे निकलेगा, x2 - x1 से। कब होगा ये, जब x2 x1 से बड़ा होगा। तो अगर मान लो आप x1 को बड़ा मान रहे हो, x2 को छोटा मान रहे हो, तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस, x1 - x2 से निकालोगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, वाई एक्सिस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो पहली केस जो दिख रही है आप लोगों को, यहाँ पर P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, मैंने बोला था वर्टिकल लाइन पे जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे होगा वो छोटा होगा। यहाँ पर ऊपर कौन है, Q है, नीचे कौन है, P है। ठीक है, समझ में आया। यानी कि Q बड़ा है और P छोटा है, यानी कि 0 बड़ा है और -3 छोटा है। ठीक है, तो वैल्यू डिस्टेंस कैसे निकलेगा, PQ का डिस्टेंस निकलेगा बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू जो कि -3 है। 0 - -3 यानी कि 0 + 3, 0 + 3 कितना होता है, 3 होता है। तो P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये माइनस माइनस प्लस होगा, ध्यान में रखो। अगर ये माइनस भूलते हो, डायरेक्ट 0 - 3 कर देते हो ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। यानी कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, -3 का है। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता,
कुछ चीज़ें होती है जो नेगेटिव नहीं होती है, कुछ चीज़ें होती है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। आपका वेट नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसी तरीके से डिस्टेंस भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यानी कि अगर डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ किए हो, ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो क्या होगा यहाँ पे 0 माइनस 3 यानी कि 0 + 3, 0 + 3 हो जाएगा 3। तो P और Q के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। समझ में आया? यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पर बड़ी वाली वैल्यू कौन है? जो ऊपर बड़ी है, जो ऊपर है वो बड़ी है, ठीक है ना। -1 बड़ा है, -4 छोटा है, -1 बड़ा है, -4 छोटा है। ऐसे मत समझो कि -4 बड़ा होगा, है ना। बड़ी वैल्यू, बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पे तो 4, माइनस को हटा दो तो 4 बड़ा दिख रहा है, 1 छोटा दिख रहा है। ऐसे नहीं होता। माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। जैसे आपका रैंक है ना। अगर 2 बच्चे हैं, एक का रैंक 2 आया है और एक का रैंक 13 आया, तो 13 वाला ऐसे थोड़ी बोल सकता है मेरा 13th रैंक है, तेरे से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? बेवकूफ़ बोलेंगे, गधे, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो जो रैंक 2 है ना वो बेटर परफॉर्मर है, ठीक है, क्योंकि जो रैंक में जितना कम होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर माइनस में क्या होता है? जो वैल्यू छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। तो -1 और -4 में से बड़ा कौन है? -1 बड़ा है और -4 छोटा है, ठीक है। तो S और R के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? S और R के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, यानी कि -1 में से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -1 -4 यानी कि -4 यानी कि +4, तो -1 + 4 हो जाएगा। -1 + 4 इसका मतलब 3, है ना। -1 + 4 यानी कि 4 - 1, 4 - 1 क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो S और R के बीच में भी जो डिस्टेंस है वो कितने यूनिट्स का है? 3 यूनिट्स का है। क्लियर होगी बात? क्लियर हो गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती है कि जो 2 पॉइंट्स है वो x एक्सिस पे भी नहीं है, y एक्सिस पे भी नहीं है, ठीक है, लेकिन किसी एक एक्सिस को पैरेलल है। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि x एक्सिस को पैरेलल है। तो ये 2 पॉइंट्स ऐसी लाइन पे लाई कर रहे हैं जो x एक्सिस को पैरेलल है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा? तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। F और G के बीच में जो डिस्टेंस है, क्या कह सकते हो, उतना ही होगा जितना 1 और 5 के बीच में डिस्टेंस है। ऐसा कह सकते हैं। F और G के बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना 1 और 5 के बीच में डिस्टेंस है। 1 और 5 को 2 नाम दे देता हूँ मैं, इसको A मान लो, इसको B मान लो। यानी कि F और G का जो डिस्टेंस है वो A और B के बीच के डिस्टेंस के बराबर है। A और B के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो F और G के बीच में डिस्टेंस होगा। अच्छा, यानी कि तो फर्स्ट केस की तरह हो गया। किसकी तरह हो गया? ये फर्स्ट केस की तरह हो गया। तो इनका डिस्टेंस इस तरीके से निकाला जाता है, ऐसे निकाला जा सकता है। ये कैसे निकालते थे? बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे क्या किया, F को भी नीचे गिराया परपेंडिकुलरली, देखा कि कहाँ जा रहा है, G को भी नीचे गिराया, देखा कि कहाँ जा रहा है, बड़ी वाली वैल्यू देखे, छोटी वाली वैल्यू देखे, माइनस कर दिए। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी ऐसे निकालेंगे। FG कैसे निकलेगा? बड़ी में से छोटी माइनस कर दो, 5 - 1 यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का डिस्टेंस है? 4 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे हम लोग ने जनरलाइजेशन किया था ना, x2 - x1, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1। मैं क्या मान रहा हूँ, जो y2 है वो y1 से बड़ा है, तो बड़ी माइनस छोटी वैल्यू से अपने को क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है। ठीक है ना? तो जो 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे लाई करे या एक्स एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन पे लाई करे, उनके बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है x2 - x1 से। यही तो हो रहा है यहाँ पर भी, यही तो हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, उसी तरीके से वो पॉइंट्स जो उस लाइन पे लाई कर रहे हैं जो y एक्सिस को पैरेलल है, उनका भी डिस्टेंस ऐसे निकाला जाएगा जैसे यहाँ निकाल रहे थे। जैसे कि ये 2 पॉइंट्स है x और y, ठीक है ना? तो मैं देखूंगा कि x कहाँ पे गिर रहा है, 2 पे, और y कहाँ पर गिर रहा है, -1 पे। यानी कि जो डिस्टेंस -1 और 2 के बीच में है, वही डिस्टेंस x और y के बीच में होगा। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? ये निकालने के लिए मैं करूँगा 2 - -1 यानी कि 2 + 1 यानी कि 3 यूनिट्स। ठीक है, तो x और y के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट्स का डिस्टेंस है। ये कैसे निकला? जैसे यहाँ निकालते हैं वैसे। वो कैसे होता है? y2 - y1, y की बड़ी वैल्यू माइनस y की छोटी वैल्यू। समझ में आ गया? यहाँ तक कि क्लियर है सबको? ठीक है, इसको ध्यान में रखो। अब एक जो 5वीं केस आएगी ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वही अपने को पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज में। समझ में आ रही बात? चलो तो इनको ध्यान में रखो। इन चारों केसेस को हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा 5वीं केस के अंदर। क्लियर हो गया?
अब बढ़ते हैं फिफ्थ केस की तरफ, जिसके अंदर हमको दो पॉइंट्स ऐसे दिए हुए होंगे कि वो ना एक्स एक्सिस को पैरेलल होंगे, ना वाई एक्सिस को पैरेलल होंगे, ना एक्स पे लाई करेंगे ना वाई पे लाई करेंगे, ये कैसे भी रैंडमली प्लेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, ये कैसे भी रैंडमली प्लेस्ड है। इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी जितने भी केसेस हम लोग ने देखे उनमें से किसी से भी मिल नहीं रहा है, आ रही बात समझ में। तो हम लोग ने अभी तक जो सीखे हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें एक चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा जो आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी है, ठीक है। वो चीज़ का नाम क्या है, वो चीज़ का नाम है पाइथागोरस थ्योरम, है ना। सब लोग ने पढ़ा है ना 9th स्टैंडर्ड में, है ना। पाइथागोरस भैया ने ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो, कैसा ट्राइंगल हो, राइट एंगल्ड ट्राइंगल हो। राइट एंगल ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। 90 के अपोजिट वाली साइड को क्या कहा जाता है, हाइपोटेनियस कहा जाता है। 90 के अपोजिट की साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस भैया ने ये कहा था कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल के अंदर अगर मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, बची हुई दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। मान लेता हूँ कि ये ए है, ये बी है और हाइपोटेनियस सी है, ठीक है। तो पाइथागोरस भैया के हिसाब से सी का जो स्क्वायर होगा वो ए के स्क्वायर और बी के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से अपने को क्या मिलेगा, सी स्क्वायर मिलेगा। अब कोई सोच रहा होगा कि इसको यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। कहाँ गिरा, ये 6 पे गिरा, और ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है, ओके। इसको हटा देते हैं और इसको अच्छे से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। चलो तो देखो ये परपेंडिकुलर बन गया। अब ए और बी को ज्वाइन कर देता हूँ, ए और बी को ज्वाइन कर देता हूँ। यही तो डिस्टेंस अपने को निकालना है, यही तो डिस्टेंस अपने को निकालना है। मान लेते हैं कि ये सी है, ये ए है और ये बी है। क्लियर हुआ, सी ए और बी, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, सी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने क्या किया, सी की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो सी का स्क्वायर रूट सी हो जाएगा, सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट सी हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यानी कि अगर कहीं से ए और बी मिल जाए तो सी की वैल्यू आती है, आ सकती है, निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो ए और बी निकालने की कोशिश करते हैं। क्या ए और बी निकालने आता है अपने को, बिल्कुल आता है, ठीक है ना। अगर मैं इस पॉइंट को सी मान लूँ तो ए सी का डिस्टेंस निकालना आता है ना अपने को, ठीक है। कौन सी केस है ये, तीसरी केस है, जहाँ पर पॉइंट्स कहाँ लाई कर रहे हैं, उस लाइन पे लाई कर रहे हैं जो एक्स एक्सिस को पैरेलल है। बात समझ में आ रही है। फिर बी कैसे निकलेगा, बी चौथी कैसे निकलेगा, बी और सी उस लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी पॉइंट्स उस लाइन पे लाई कर रहे हैं जो वाई एक्सिस को पैरेलल है और इनके बीच का भी डिस्टेंस निकालने अपने को आता है, ठीक है। तो ए डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ए निकलेगा x2 माइनस x1 से, याद आया, ए निकलेगा x2 माइनस x1 से। बी कैसे निकलेगा, बी निकलेगा y2 माइनस y1 से। x की बड़ी वैल्यू माइनस x की छोटी वाली वैल्यू, इससे ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। b कैसे मिलेगा, y की बड़ी वैल्यू माइनस y की छोटी वैल्यू। क्लियर हो गई ये बात, क्लियर हो गई, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों को। तो a x2 माइनस x1 है तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, पूरे का स्क्वायर। देखो इंडिविजुअल स्क्वायरिंग नहीं करते, हाँ ऐसे नहीं होता है, पूरी साइड स्क्वायर होती है, ऐसे बेसिक से आपको पता होनी चाहिए। तो a का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर। इंडिविजुअल स्क्वायरिंग नहीं करना, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर नहीं करना, गलत हो जाएगा वो। तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरे का स्क्वायर। उसी तरीके से b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। समझ में आया, ठीक है। चलो अब क्या करना अपने को, c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे मिलेगी, c इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस आ गया। c कैसे निकला, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो अब दो पॉइंट कैसे भी हो, x पे लाई कर रहे हो, x को पैरेलल वाली लाइन पे लाई कर रहे हो, y एक्सिस पे लाई कर रहे हो, y एक्सिस को पैरेलल वाली लाइन पे लाई कर रहे हो, या रैंडमली कैसे भी प्लेस्ड हो, ठीक है। हर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर है। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बोलते हैं
डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.1 के अंदर हम लोग सबसे ज़्यादा इसी को इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो, अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये x1 x2 y1 y2 क्या है, ठीक है। तो x1 x2 y1 y2 क्या है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, ठीक है। समझ में आ गया। चलो देखो, है ना, ये छोटी वैल्यू x की और b का जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये बड़ी वैल्यू है ना, ये x1 ये x2। ए और बी की बात कर रहे हैं, और बी को देखो, सी को मत देखो, ठीक है। तो ए का जो x कोऑर्डिनेट है छोटा वाला उसको x1 मान रहा हूँ, बी का जो कोऑर्डिनेट है बड़ा वाला उसको x2 मान रहा हूँ। ए का कोऑर्डिनेट छोटा वाला y1 y पे और बी का कोऑर्डिनेट बड़ा वाला उसको क्या मान रहा हूँ, y2 मान रहा हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात। तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके ज़रिए से हमें क्या करना है, प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई, किस तरीके से हम लोग ने डिस्टेंस फॉर्मूले को डिराइव किया। ओके, तो बस इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिस सेट 5.1 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो।